आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। क्या आबिद, शाहिद, नासिर, महमूद, शफीक इस तरह के नाम से जुड़ी पहचान आज के दौर में आपके लिए मुश्किल पैदा कर रही है? या आपको लगता है कि एक खास पहचान से जुड़े होना कुछ सरफिरे लोगों को आपको टारगेट करने का मौका देती है? आजादी के 70 बरस गुजरने के बावजूद भी क्या हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है? वो कितना बड़ा और किस किस मुकाबले में ज्यादा हुब्बुल वतन है, ये साबित करना ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। वो ये साबित नहीं करना चाहता और ना ही किसी को इसका सबूत देना चाहता है, लेकिन अलग अलग मौकों पर उसको अलग अलग तरीके से इस बात के लिए टारगेट जरूर किया जाता है। वो मुसलमान जिसने आजादी के बाद इस्लामिक पाकिस्तान नहीं बल्कि सेकुलर हिंदुस्तान को चुना था, आज 70 बरस बाद भी उसे पाकिस्तान भेजे जाने की धमकी दी जाती है और वो एक बार फिर से अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने में लग जाता है। तो मुसलमान को लगातार टारगेट किया जाता है, अलग अलग वजूहात की वजह से टारगेट किया जाता है और हर बार उसे ये साबित करना पड़ता है कि वो कितना बड़ा हुब्बुल वतन है। आजादी के 70 बरस गुजर जाने के बावजूद भी अलग अलग मौकों पर उसे ये बताया जाता है कि वो दरअसल हिंदुस्तान में रहता है, लेकिन बार बार उसे पाकिस्तान जाने की धमकी जरूर दी जाती है। सरफरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। तुझको ए खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो ये सजदों के निशां कहते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना के इस शेर में वतन के लिए मोहब्बत है तो वो दर्द भी है, जिसको आज हिंदुस्तान के करीब 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान महसूस करते हैं। वो दर्द जो कभी वतन परस्ती पर सवाल उठाने से उभरता है तो कभी पाकिस्तान भेज देने के बयानों से। पिछले कुछ बरस से लेकर अब तक जो हालात बने या बनाए गए, उसने आज हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने पहचान का सवाल खड़ा कर दिया है। वो जद्दोजहद कर रहा है अपनी पहचान के लिए, खाने, पहनने, इबादत करने के लिए, यहाँ तक कि उसके जाती मजहबी मसाइल में भी दखल अंदाजी की जाने लगी है। आजादी के 70 बरस बाद भी उसे हर छोटी बड़ी बात पर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत पेश करना पड़ रहा है। तो वहीं आज हालात ऐसे बन गए हैं कि वो हर तरफ से घिरा हुआ और विक्टिमाइज महसूस कर रहा है। कुर्बानियों को तारीख में समेटा जाता है ताकि आने वाली नस्लें उससे सबक लें, लेकिन मुसलमानों के लिए माजी की कुर्बानियां मौजूदा दौर में उसकी हुब्बुल वतनी को साबित करने का महज एक जरिया बनकर रह गई हैं। वो बार बार मौलाना आजाद के मुल्क के लिए दी गई खिदमात को गिनाता है, तो कभी वीर अब्दुल हमीद की शहादत को, कभी अपना मौक़िफ़ एपीजे अबुल कलाम की इजाद के जरिए जाहिर करता है, तो कभी डॉक्टर जाकिर हुसैन के जरिए किए गए तालीमी काम से। हिंदुस्तानी आईन कहता है कि यहाँ सभी मजहब के मानने वाले लोग अपनी पूरी मजहबी आजादी के साथ रह सकते हैं, लेकिन क्या आईन में कही गई बातों पर मौजूदा दौर में संजीदगी के साथ अमल हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा दौर में मुसलमान कभी गाय के नाम पर मारा जा रहा है, तो कभी उसकी पहचान की वजह से वो निशाने पर है, कभी उसकी मजहबी दर्सगाहों पर शिकंजा कसा जाता है, तो कभी पहनावे पर सवाल उठाए जाते हैं। वो हर तरीके से अपने हर अमल से ये साबित करने की लगातार कोशिश में लगा है कि वो अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना कोई भी हिंदुस्तानी करेगा। वो अपनी पहचान सिर्फ मुसलमान होने तक महदूद नहीं रखना चाहता, बल्कि उसकी तो ख्वाहिश ये है कि मुल्क उसे एक मुसलमान के तौर पर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर या साइंसदान के तौर पर देखे, जिसका मुल्क की तरक्की और तामीर में एक अहम रोल हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम।
तो दरअसल हिंदुस्तान का मुसलमान ये सवाल लगातार पूछना चाहता है कि उसकी पहचान जो है वो उसके लिए मुश्किल क्यों बन रही है। लगातार उसकी पहचान को लेकर क्यों सवाल किया जा रहा है, उसके खाने पीने से लेकर उसकी मजहबी दर्सगाहों से लेकर तमाम चीजों को लेकर सवाल क्यों किया जा रहा है। यहां तक कि जो उसके जाती मजहबी मसाइल हैं उस तक में दखल अंदाजी की जा रही है और कुछ सालों में ये परेशानियां मुसलमानों के लिए और ज्यादा बढ़ गई हैं। और आप चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम से सीधा जुड़ सकते हैं। हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिसके जरिए आप जुड़ सकते हैं और अपनी राय, अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो अपने एक्सपर्ट का तारुफ भी मैं आपसे करा देती हूँ। आज के हमारे खास मेहमान हैं इलियास मलिक साहब, जो कि सियासी तज्जियाकार है। इलियास मलिक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा पहला सवाल ये है कि लगातार क्या आपको लग रहा है कि पिछले कुछ बरस में ज्यादा, यूं तो 70 साल से ये लड़ाई चल रही है, लेकिन पिछले कुछ बरस में ज्यादा मुसलमान अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है? देखिए, ऐसा है जैसे अभी आपने कहा कि ये तो मसला 70 साल पुराना है जी। और ये हकीकत है कि मुसलमान जो है वो कई बार ये कहते हुए थोड़ा घबराता भी है कि वो मुसलमान है और कई जगह वो इसको छुपाना भी चाहता है। हालांकि सही बात ये है कि ये मुल्क जब आज़ाद हुआ तो जो मुसलमान यहाँ रुका उसको यहाँ ये गारंटी दी गई थी, क्योंकि ये मुसलमान जो भी यहाँ रुका वो तो अपनी चॉइस से रुका जी। लेकिन जब वो रुका तो उस वक्त गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने उसको ये एश्योरेंस दिया था, उसको ये गारंटी दी थी कि ये मुल्क तुम्हारा है। क्योंकि एक सवाल था उस वक्त और वो ये सवाल था कि मुसलमान अगर यहाँ रुक रहा है तो उसके जान माल का क्या होगा और उससे ज्यादा बढ़कर उसकी आइडेंटिटी का क्या होगा और उससे भी आगे बढ़कर उसकी शरीयत का क्या होगा। और उस वक्त उन हजरात ने, जिसमें गांधी जी सरे फहरिस्त हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि इस मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, मौलाना आज़ाद जिन्होंने मुसलमानों को आवाज दी थी कि तुम कहां जा रहे हो, तुम रुको, ये तुम्हारा मुल्क है, ये तुम्हारे आबा व अजदाद का मुल्क है, तुम्हारे आबा व अजदाद यहाँ इसी जमीन में दफन है और अगर तुम चले गए उनको छोड़कर तो उनको कौन पूछेगा। तो मुसलमानों के कदम रुक गए जो जा रहे थे और उन लोगों ने जिन्होंने अपने सामान बांधे थे अपने सामान खोल दिए। लेकिन उन्होंने एक सवाल जरूर किया था उस वक्त कि हम रुकते हैं और हमारा मुल्क यही है और हम नहीं जाएंगे जी। लेकिन हमारी जान माल की हिफाजत कौन करेगा, हमारी आइडेंटिटी जो है उसको कौन बाकी रखेगा और हमारी शरीयत जो है उसकी हिफाजत कौन करेगा। उस वक्त इन लीडरान ने ये कहा था कि ये जिम्मेदारी हमारी है और उन्होंने चुनांचे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना जो 1950 26 जनवरी को लागू हुआ जी। वो कॉन्स्टिट्यूशन इसी बुनियाद पर बना कि इस मुल्क के रहने वाले तमाम बराबर हैं और वो सब जो यहाँ रहते हैं वो अपने अपने मजहब को मानते हुए, अपने अपने धर्म को मानते हुए, अपनी शनाख्त, अपने लिबास, अपना कल्चर, अपने खान पान के साथ यहाँ इस मुल्क में आजाद हैं। बिल्कुल। और ये हमारे मुल्क का जो आईन है उसको इस बात की पूरी आजादी भी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वाकई में लोग जो आईन कहता है उस पर अमल करते हैं? हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, निजाम है हमारे साथ जम्मू से। निजाम साहब, पूछिए अपना सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हमारे पास सवाल एक नुक्ता लगाया जाता है कि आप जो है हिंदुस्तानी नहीं है। कई लोग हमने टीवी शो में देखा है, जैसे कि पात्रा हैं, पात्रा जी बीजेपी के जो है स्पोक्स पर्सन हैं जी जी। वो कई बार जो है वो जो डिबेट में बैठे लोग होते हैं आपको पाकिस्तान भेजेंगे फलाने। अरे आप क्यों पाकिस्तान हमको भेजना चाहते हैं? हम तो हिंदुस्तानी है, हमारी रग रग में, हमारी नस नस में
हिंदुस्तान बसा हुआ है, हम हिंदुस्तानी हैं, फिर भी आप हमारे से क्यों प्रूफ मांगते हैं? मैं इस चीज का उनसे और जो आपके यहाँ पर शो में बैठे हैं उनसे इस चीज को मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोग क्यों ऐसी बात करते हैं? कि वो ज्यादा हिंदुस्तानी हैं, वो ज्यादा वफादार हैं हमसे? हमारी जो है पुश्तू से हमने वफादारी की है और वफादारी करते आए हैं और वफादारी करते रहेंगे। बिल्कुल, और आपको इसका सबूत देने की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अभी बुशरा साहिबा ने बिल्कुल सही बात कही कि इसमें किसी को न सबूत लेने का हक हासिल है और न किसी को सबूत देने की जरूरत है। हर शख्स जो यहाँ का सिटीजन है, जो यहाँ का शहरी है इस मुल्क का, उसको सबको यहाँ का आईन, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी के हुकूक देता है। इसलिए हर आदमी जो यहाँ रह रहा है उसके सबके बराबर हुकूक हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि एक गरीब रिक्शे वाला और एक बड़े से बड़ा ऑफिसर, सबका सिर्फ एक ही वोट है। वो कोई मिनिस्टर हो, कोई एमपी हो, कोई काम करने वाला हो, कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, सबको एक वोट का हक हासिल है। सिर्फ वो औरत हो, मर्द हो, जो भी हैं, बिल्कुल, उसे कोई स्पेशल, तो वो ये बात साबित करती है कि हर एक के हुकूक बराबर हैं। इसलिए किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी से सवाल करे। अगर कोई सवाल करता है तो गलत करता है। बिल्कुल, किसी को ये हक नहीं है पूछने का कि आप कितने बड़े देशभक्त या हुब्बुल वतन है, वो आपसे पूछे, और आपको भी किसी को प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, जमशेद है हमारे साथ जम्मू से ही। बताइए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये है जी, जैसे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बिल्कुल, ये जहाँ हम पैदा हुए हैं, ये हमारी जमीन हर किसी की है जी। तो इसमें मेरे ख्याल में किसी की विरासत तो है नहीं कि हमारी नहीं है तो किसी दूसरी मजहब का बंदा बोलेगा कि हमारी विरासत है। हमें इसके लिए कि हर कदम पे सबूत देने होंगे कि हम कौन हैं, हमें कैसे जीना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे निकाह रखना है, कैसे तलाक लेनी है। जी, तो वही जी जायज सवाल है इलियास मलिक साहब, जो हम भी लगातार उठा रहे हैं कि क्यों हर वक्त एक खास तबके को टारगेट किया जाता है और उससे वो तमाम सवाल पूछे जाते हैं जो किसी से नहीं पूछे जाते। देखिए, ये बात जो आप कह रही हैं, उसूली तौर पर इस तरह का कोई सवाल पूछना कतान गलत है। लेकिन एक बात समझने की है, वो ये है कि यहाँ मसला आता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का। चूंकि मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी में है और जो सवाल कर रहे हैं वो मेजॉरिटी में है, इसलिए अगर वो इस बुनियाद और इस जोम में सवाल करते हैं तो करते हैं, लेकिन उस सवाल करने का उनको कानून और यहाँ का आईन, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कोई हक नहीं देता। तो अगर कोई सवाल करता है तो आप को उसका कोई जवाब देने का नहीं है कि आपके ऊपर कोई फर्ज है या कोई जिम्मेदारी है कि आप उसका जवाब दें। आप उसको नजरअंदाज करें और अपने तौर पर आप खुद देखें कि आप कहां खड़े हैं या कहां खड़ी हैं। लेकिन इन तमाम लोगों का जायज सवाल तो है, और ये भी सवाल है कि लगातार अगर उनकी आइडेंटिटी को लेकर, उनके मजहब को लेकर, उनके पहनने ओढ़ने को लेकर, हर एक बात को लेकर अगर सवाल उठाए जाते हैं तो वो जवाब भी तो वो देना वो पसंद करते हैं कि वो जवाब दें कि आप जो सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल गलत है, मुसलमान ऐसे नहीं है। और अगर वो जवाब देते हैं तो फिर से उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। जी इलियास साहब, आपके पास मैं लौटूंगी। फिलहाल वक्त में एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं इसी खबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में इलियास मलिक साहब लगातार बने हुए हैं, और आप भी जो लगातार जो टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। इलियास मलिक साहब, क्या आपको ये लग रहा है कि लगातार मुसलमान जो है हिंदुस्तान में न सिर्फ हुब्बुल वतनी के लिए बल्कि अपनी आइडेंटिटी के
کے لیے, جو اس کا وجود ہے اس کے لیے ہی لڑ رہا ہے, اور یہ چند سالوں میں یہ تمام چیزیں اور بڑی ہیں. دیکھیے ایسا ہے, یہ جو بات آپ نے کہا اور ابھی جو سوالات لوگوں نے کیے اس سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے, اور یہ بات اخبارات کے ذریعے اور آپ کے ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی کئی بار یہ بات نکل کے آتی ہے کہ بھائی آئیڈینٹی کا مسئلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے, یہ ایشو ایک بہت اہم ایشو بنتا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ دیکھو بھائی, جو تمہارے مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہیں, تمہارے مسائل وہی ہیں جو دوسرے لوگوں کے ہیں. تمہیں اگر اس میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو تم اس سے بچ کے نکلو, اس میں مت الجھو, اس لیے کہ تمہارا بھی وہی مسئلہ ہے کہ بچوں کو تعلیم, ہیلتھ, سڑک, بجلی, پانی, روزگار, وہی مسائل جو 85% پاپولیشن کے ہیں وہی اس 15% پاپولیشن کے بھی ہیں. لیکن الیاس ملک صاحب گھوم پھر کر اس کے لیے مسئلہ جو ہے اس کی آئیڈینٹی کا, اس کے تحفظ کا ہو جاتا ہے. وہ آئیڈینٹی کا جو آ رہا ہے, اگر وہ آئیڈینٹی میں انوالو ہو گئے اور الجھ گئے جی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ پیچھے رہ جائیں گے, اور پیچھے رہے ہیں انہی چیزوں میں. انہی چیزوں میں اٹھ کر آپ دیکھیے نا, بات ہوتی ہے صاحب ٹرپل طلاق کی, بات ہوتی ہے حلالہ کی, بات ہوتی ہے آئیڈینٹی کی, بات ہوتی ہے تم نے کیا کھایا, بات ہوتی ہے تم نے کیا پہنا, تم نے یہ کیوں پہنا. جب اس میں الجھیں گے لوگ تو وہ اس طرف دھیان نہیں دے پائیں گے کہ ان کے بچوں کو صحیح تعلیم ملی کہ نہیں ملی, ملنی چاہیے. وہ اس طرف نہیں دھیان دے پائیں گے کہ ان کی ہیلتھ کی پرابلم کیا ہے. بالکل, لگاتار کوششیں یہی ہیں کہ انہیں جو ان کی بیسک پرابلم ہے ان سے بھٹکایا جائے اور دوسرے ایشوز میں الجھایا جائے. ایک کالر جڑ گئے ہمارے ساتھ, اڑیسہ سے منوج ہے ہمارے ساتھ. منوج جی بتائیے اپنا سوال. نمسکار میڈم. نمسکار سر. نمستے. ہاں, میں میڈم میں جاننا چاہوں گا کہ ایکچولی ہندوستان کا جو مسلمان ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کا دھرم جاتی پتا, اور اس کے بعد میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ہندوستان کا مسلمان کو کب آئیڈینٹی ملے گا. جی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان کو جو اس کی آئیڈینٹی ہے, جو اس کی پہچان ہے, آخر وہ کب ملے گی؟ نہیں, یہی تو بات ہو رہی ہے کہ اس کی پہچان اور اس کی آئیڈینٹی ملی تو تھی, کب ملے گی نہیں, وہ تو اس کے پاس تھی, اس سے چھیننے کا وہ ہو رہا ہے تو چھینے نا وہ. اور وہ پریشان مسلمان اسی لیے ہو رہا ہے کہ بھائی میری آئیڈینٹی, میری پہچان, میری شریعت میرے ساتھ رہے. تو اس لیے, اور میں مسلمانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اس میں پریشان اس لیے مت ہو اور مت الجھو, بلکہ ان چیزوں پر دھیان دو, اور اس کے علاوہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو, غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, ان سے تم خود مل کے رہو, ان کو ساتھ لو, کہ اگر کوئی سوال کرے تو بجائے اس کی کہ تم جواب دو, تمہارے ساتھ وہ جواب دیں اس کو. یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اگر کچھ لوگ, مٹھی بھر لوگ ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی ایسا سوال کوئی آدمی کرتا ہے, دیکھیے ہر سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مسلم سماج میں بھی اچھے اور خراب لوگ ہیں, اور دوسرے لوگ ہیں اس سماج میں بھی اچھے اور خراب لوگ ہیں. لیکن ان اچھے اور خراب لوگوں کے بیچ میں اگر الجھ کے اپنی آئیڈینٹی یا اپنی چیزوں کو ڈر کر یا گھبرا کر تم نے پیچھے چھوڑ دیا تو پھر خود بھی پیچھے رہ جاؤ گے. تو اس لیے اس کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جو مسائل ہے, کیونکہ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو تعلیم ہے اس پہ اگر پورا توجہ دی جائے, کیونکہ ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے اور جو پڑھ لکھ کر کے کسی پوزیشن پہ جاتا ہے تو وہ جو پوزیشن پہ جاتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کرتا, ظاہر سی بات, سوال اس غریب سے کیا جاتا ہے جو جواب دینے کی اس کنڈیشن میں پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے غربت سے نکلنے کا طریقہ تعلیم ہے. بالکل, تو تعلیم پہ توجہ دو, صحت پہ توجہ دو, اور اپنے پاس پڑوس پہ توجہ دو, اخلاق اچھا کرو, اور ان چیزوں کو مانگو جو تمہارا حق ہے, جو تمہیں کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملے ہوئے ہیں, ان کی کوشش کرو, ان کو مانگو, ڈر کے رہنے کی کسی بھی طرح سے ضرورت نہیں ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, عبدل جڑ گئے ہیں جے پور سے. عبدل صاحب بتائیے اپنا سوال. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میں کہنا چاہ رہا تھا, جیسے آپ اپنے ہمارے راجستھان میں, ہلو جی چناؤ آ رہا ہے جیسے, تو اس کے لیے اپن کی مطلب مسلمان سماج کی کیا تیاری, کچھ تیاری نہیں ہے, بس ووٹ بکھر جاتا ہے, کچھ ایسی یونٹی کیوں نہیں ہوتی جو سیٹ جیتی جائے. جیسے جے پور شہر میں 5 سیٹیں اور کوئی ٹکٹ ہی نہیں ملتا, کوئی ملتا ہے تو اتنے کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور لوگ کھڑے بھی جاتے ہیں. ایسے کب جیتیں گے, کب آئیں گے؟ پچھلے
कई तो सालों से हम देख रहे हैं यूनिटी की बिल्कुल बात मुस्लिम कर रहे हैं ये MLA इलियास मलिक साहब, कह रहे हैं कि कैसे मुत्तहिद हों ताकि जो मकसद हासिल करना चाहते हैं अपने वोट के जरिए वो मकसद हासिल कर पाएं। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मुत्तहिद होना मुमकिन नहीं है, ये बात बिल्कुल मान के चलिए ताकि सही आप हकीकत को समझिए। और जिस वक्त आप मुत्तहिद होंगे उस वक्त मुखालिफ भी मुत्तहिद होगा। जरूरत इस बात की है कि आप अच्छे कैंडिडेट देखिए और ये देखिए कि आपके इलाके का कौन डेवलपमेंट कर सकता है, कौन कैंडिडेट ऐसा है कि जो आपके मसाइल को हल कर सकता है। एक ग्रुप बना करके उससे बात कीजिए और जो आपके मसाइल को हल करने वाला हो इलेक्शन के बाद, जिसको आप अच्छा समझते हो, जो काम में भी अच्छा हो, इखलाक में भी अच्छा हो, उसको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जब अच्छे लोग पहुंचेंगे असेंबली में और अच्छे लोग पहुंचेंगे पार्लियामेंट में तो अच्छे फैसले होंगे। वो लोग अगर पहुंचेंगे जो अच्छे नहीं हैं तो यकीनन फिर फैसले वैसे ही होंगे। तो इसलिए इस पे न जाइए बल्कि इस पे कोशिश कीजिए कि अच्छे कैंडिडेट को जिताइए। और जब आप अच्छे कैंडिडेट की बात करेंगे तब लोग अपने आप मुत्तहिद हो जाएंगे। इलियास मलिक साहब, वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड में मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह के सवाल मुसलमानों से पूछे जाते हैं उनकी आइडेंटिटी को लेकर, उनके खान पान, उनके तमाम चीज़ों को लेकर, तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में सवाल भी आता है कि इसका जवाब दिया जाए। लेकिन वो जवाब किस तरह से दें, किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल और टैकल करें ताकि मसला भी हल हो और किसी तरह का तफरका भी न फैले। पहली बात तो ये कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, और जो लोग सवाल कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहिए कि ये आज़ादी हमको हासिल है। असल में बात क्या होती है कि जिससे सवाल किया जाता है वो इतना कमज़ोर होता है, उसको कानून और चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता, वो डर जाता है। अगर उसको ये मालूम हो कि भाई ये हमारा हक है और हमें कानूनी ये राइट मिला हुआ है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया हुआ है कि हम अपनी मर्जी का खाना खाएं, अपनी मर्जी के कपड़े पहने और अपनी मर्जी की जबान बोलें, अपने तरीके से कानून के दायरे में रहें। अगर उसको ये यकीन हो और उसकी नॉलेज में ये हो तो वो कभी नहीं डरेगा। असल में बात ये है कि इसकी अवेयरनेस की जरूरत है कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की जाए और लोगों को गलत कामों से और गलत चीजों से रोका जाए। समाज को बेहतर बनाने की कोशिश सबको मिलजुल कर करनी होगी, और उसमें सिर्फ मुसलमानों ही का मसला नहीं है बल्कि हमारे दूसरे जो भाई हैं हम वतन, उनको सबको साथ लेकर के इसमें चलना होगा और काम करना होगा। तभी हम समाज को भी बेहतर बना सकते हैं, और जब समाज बेहतर बनेगा तो समाज में रहने वाला हर आदमी बेहतरी। बहुत शुक्रिया इलियास मलिक साहब इस अहम बातचीत के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। और इसी के साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।